हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में और प्रीवियस लेक्चर में आपने काफ़ी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा था और न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया है वो क्या आया है यहाँ पर। यहाँ पर एन से मैं बता रही हूँ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हमारे पास 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड आए थे और 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आए थे, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा ये है पेंटोज शुगर, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, ये है न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पर अगर आपने कहा ये कौन सा 5th कार्बन है, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ गया है, न्यूक्लियोटाइड आ गया है। प्रकार से अब यहाँ पर हमने क्या बातें की हैं, आपने कहा ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपके पास आया है। अब हमने कहा न्यूक्लियोटाइड की चेन मिल करके क्या बनाती है, यहाँ पर पूरा डीएनए बनाती है। तो न्यूक्लियोटाइड की चेन कैसे बनेगी, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच होगा, इस बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपने देखा, यहाँ पर आपने पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो क्या है, CH2OH था, ठीक है। प्रकार से ये पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमारे पास आया है। अब यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पर क्या करें, हाइड्रोजन ना भी शो करें, इस प्रकार से सिर्फ कार्बन नंबर हम शो करते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर दिखाएंगे या फिर चलिए ये भी शो कर देते हैं। आपने कहा कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 यहाँ पर आता है। ये हमें दिखाना है कि ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच हुआ। इसके लिए हमने क्या कहा, पूरी एक चेन। मैं सिंपली इसको इस प्रकार से भी दिखा सकती हूँ। अगर मैं इसे सिंपली मैंने N और P करके दिखाया तो भी आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। आप समझ जाएंगे यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप होगा, ये पूरा फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है यहाँ पर, और ये पूरा नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है, इंक्लूड है। तो आगे चल करके आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर क्या है, यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में अटैच होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। हम यहाँ पर 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, चलिए 2 न्यूक्लियोटाइड को ही देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक है, किसमें, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस होगा, और कार्बन नंबर 5 पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। ये कार्बन नंबर 5 यहाँ पर आएगा, इतना अंडरस्टूड है। ये क्या होगा, कार्बन नंबर 5 है और उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। अब हमने कहा कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर आपने कहा फॉस्फोरस ग्रुप है जो कि कार्बन नंबर 5 से अटैच है। यहाँ पर भी सेम होगा, 1 2 3 4, और ये कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या है यहाँ पे अटैच। अब यहाँ पे जो डिटेल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का वो हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है न्यूक्लियोटाइड को कैसे बनाते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हमने देखा है। तो अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पर होता क्या है, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से जुड़ जाता है इस प्रकार से, ठीक है। क्या हुआ, हमने कहा कि जो इस न्यूक्लियोटाइड का
फॉस्फेट ग्रुप है, एक बॉन्ड तो इसका क्या होगा, इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 से होगा और दूसरा बॉन्ड इसका दूसरी न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से होता है। तो आपके पास कैसे चेन बनती है देखिए, मैकेनिज्म देखेंगे यहाँ पर कि कैसे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन से जुड़ता है। तो यहाँ पर है नाइट्रोजन, ये है फॉस्फेट ग्रुप, ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेस होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजनस बेस है और ये फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। अब अगर आप कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और यह है 5, 1 2 3 4, यह है 5, 1 2 3 4 5। मैंने कहा फॉस्फेट ग्रुप, कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप जो है, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से जुड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, सभी के फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे लगे हैं, कार्बन नंबर 5 पर लगे हैं। यहाँ पर एक कार्बन है, इतना आप समझ रहे हैं। डिटेल स्ट्रक्चर अगर हम देखें प्रकार से, यह है नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पर ये जुड़े हैं ऑक्सीजन से। यही हमने ग्रुप, यही हमने क्या देखा था, डिटेल स्ट्रक्चर देखा था, ये डिटेल स्ट्रक्चर हमने देखा था इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि कार्बन नंबर 5 यहाँ पर आता है, ठीक है। मैंने कहा एक न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है जो कि उसके कार्बन नंबर 5 से जुड़ा है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से क्या बना लेता है, कि बॉन्ड बना लेता है और ऐसे आपको चेन मिलेगी इस प्रकार से। ये मिली आपको एक चेन, यहाँ पर आपको एक चेन मिल रही है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से आपने कहा कि न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन गई है। ध्यान दीजिए, जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से, ठीक है। हमने कहा डबल हेलिक्स है, यानी कि एक चेन ये है और एक चेन ये है, दो चेन मिल करके आपस में दो चेन बाइंड करके पूरा डीएनए बनाते हैं। अभी पूरा डीएनए नहीं बना, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम समझते हैं मैकेनिज्म कि क्या हुआ होगा यहाँ पर, उसके लिए आपको पता होना चाहिए डिटेल स्ट्रक्चर, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड ये था, ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड ये था, ये नाइट्रोजनस बेस है, क्लियर है, ये क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा इस प्रकार से। आपने कहा यहाँ पर एक OH हटा था तब नाइट्रोजनस बेस आया था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, एक ऑक्सीजन हट गई थी, इसीलिए हम इसे डिऑक्सीराइबोज क्या कह रहे थे, शुगर कह रहे थे जब हम पेंटो शुगर के बारे में बात कर रहे थे। ये है OH H, और यहाँ पर आपने कहा क्या होगा, ये कार्बन नंबर 5 है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी होगा, हम अलग अलग कलर से दिखा लेते हैं ताकि आपको ये पता चले कि एक न्यूक्लियोटाइड, ये दो अलग अलग क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। चलिए, अब सेम इसमें भी हमने यही कहा, इसमें क्या है, एच है, ये भी एच है, ये भी एच है, ये ओ एच है, ये एच है, यहाँ पर आपने कहा कार्बन है, इसमें एक एच ये है, एक एच ये है, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा यहाँ पर मैकेनिज्म समझने से समझने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पर जो CH2 है और ये ऑक्सीजन है, इसे हम सिर्फ कार्बन करके यहाँ पर दिखाएं तो आप लोग यहाँ पर समझ लेंगे। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कैसे इस स्ट्रक्चर को दिखाया, हमने कहा यहाँ पर सीधे हम कार्बन है यहाँ पर, और सीधे हम यहाँ पर अगर फॉस्फेट ग्रुप को दिखाएं
तो हमने क्या कहा, यहाँ पर क्या होगा, OH, ये ऑक्सीजन है, ये HO है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर होगा, कौन सा, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर होगा, यानी कि कार्बन है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अटैच है जो कि फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है। वो हमने यहाँ पे शो नहीं किया है ताकि आपको मैकेनिज्म समझ आए। अब अगर कार्बन की नंबरिंग हम करते तो हमने कहा कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेम नंबरिंग यहाँ पर भी आएगी, जो कि हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर यहाँ है वही यहाँ पर है। अब हम कह रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये सेपरेट न्यूक्लियोटाइड है, ये सेपरेट न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड हमारे पास आए हैं। यहाँ पर क्या आता है, जो फॉस्फेट ग्रुप है, हमने क्या बोला था, वो कार्बन नंबर 3 से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। कैसे अटैच हुआ कार्बन नंबर 3 से, क्योंकि आपने कहा ये एसिड है, आपने कहा ये अल्कोहल है। यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, सेम प्रोसेस हो रही है जो यहाँ पर हुई थी। कब हुई थी, जब हमने कहा था फॉस्फोरिक एसिड जब यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड से रिएक्शन कर रहा था तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया था, वहां पे निकल गया था। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस होती है और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर वो निकल जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या हुआ जब वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो इसे वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे हम, निकाल देंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर वो किसके साथ अटैच हो जाएगी, कार्बन नंबर 3 से अटैच हो जाएगी। और यही प्रोसेस सारी रिंग में हो रही है। इट मीन्स कि हुआ क्या, सेम चीज यहाँ पर हुई। आपने कहा यहाँ पर क्या था, OH था, यहाँ पर भी OH था। यहाँ पर दोनों ने जब रिएक्शन की तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर के एक मॉलिक्यूल निकलने का मतलब है H2O रिमूव हो गया है। कैसे हुआ है आप समझ रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे OH था, ये H है और ये भी OH है। यहाँ से क्या होगा, 2 H और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाएगी। H2O निकल गया है। जब H2O निकला तो सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पर बची। और ये जो ऑक्सीजन है अब ये किसके साथ बाइंड करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन को अपनी वैलेंसी अगर पूरी करनी है, अपनी संयोजकता पूरी करनी है, उसे 2 बॉन्ड चाहिए होंगे। एक बॉन्ड तो इसका यहाँ पर क्या बना है, जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ बना है। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन नंबर 3 से अटैच हो जाती है। ध्यान रखिए कार्बन नंबर 3 से यहाँ पे क्या हो रही है, अटैच हो रही है और ये पूरी रिंग बना रही है। अब एक और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आएगा नीचे से, ठीक है, उसमें सेम होगा कि कार्बन नंबर 3 पे OH है, ठीक है, और नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप होगा, जिसमें ऊपर की ओर OH ग्रुप होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होगा और ऑक्सीजन बचेगी। वो ऑक्सीजन कहाँ हो जाएगी, कार्बन नंबर 3 से अटैच हो जाएगी। ये ही सारी प्रोसेस हो रही है। ये क्या है, कार्बन नंबर 5 फॉस्फेट ग्रुप है, इसका OH और इसका OH, दोनों में से वाटर निकला, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो गई। फिर यहाँ पर क्या था, आपने कहा था इसमें क्या है, कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें ऊपर OH था, कार्बन नंबर 3 पे OH था, वाटर मॉलिक्यूल निकला, ऑक्सीजन यहाँ से अटैच हो गई है, ठीक है। एक बॉन्ड इससे बनेगा और एक बॉन्ड इससे बनेगा। सेम प्रोसेस, पूरी चेन यहाँ पर इसी प्रकार से बनती है। तो एक चेन हमारे पास बन गई है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या देख लिया है, जो मैथड है, आपने जो मैकेनिज्म है वो भी हमने देख ली है। अब एक और चीज आती है, आपने कहा यहाँ पर जो बन रहा था वो था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर जो बन रहा था वो था फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और ये भी क्या आपके पास आएगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये भी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है और ये भी फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, यानी कि कितने आपके पास यहाँ पर फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड बने हैं। तो हम अगर इन दोनों को कंबाइनली कहें, अगर हम इन दोनों बॉन्ड को एक साथ बोलें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, यहाँ पर फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्या हम कह सकते हैं इसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। डाई का मतलब क्या, सिंपल सा 2। आपने कहा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, अगर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड 2 है तो आपने कहा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो आपने कहा यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आया है और यहाँ पर आपको फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड मिला है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चेन तो आपके पास बन गई है, ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला है, DNA क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है।
आपने कहा एक चेन तो हमने बना लिया, लेकिन दूसरी चेन भी सेम ऐसे ही बनेगी और दो चेन आपस में क्या होंगी, दो चेन आपस में जुड़ेंगी, तब जाके आपके पास डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अभी तक आपने क्या समझा? सबसे पहले तो हमने ये समझा कि जो पेंटोज शुगर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बनी है। फिर हमने कहा पेंटोज शुगर से जब यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस ऐड हुए तो हमने कहा न्यूक्लियोसाइड बना है। अब हमने कहा इस न्यूक्लियोसाइड से जब वो फॉस्फेट बॉन्ड ऐड हुआ तो इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, इस पूरे को, इस पूरी संरचना को अब हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। ठीक है, ये जो संरचना आपके पास आती है, एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर आपने कहा ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो उसके बाद थर्ड जो स्टेप हमारे पास आया, हमने कहा एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे अटैच। अब यहाँ पर देखिए, इस इमेज में ध्यान से देखिए, ये है आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 5 आप समझ रहे हैं, जो पांचवा कार्बन है वो रिंग से बाहर था, ठीक है, जिससे कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब आपने कहा यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से अटैच है अटैच, और ये सब में है। आपने कहा नंबरिंग तो सेम ही होगी सब में, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 3 है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि जो एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप हमेशा पांचवें कार्बन पर ही होगा और वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से ही जुड़ेगा। एक चेन बन गई है, क्लियर है। अब हमें दूसरी चेन बनानी है और दूसरी चेन आपस में कैसे ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, इससे पहले आपको करना क्या है, एक जो चेन हमने बनाई है उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और देखिए मैकेनिज्म में क्या क्या यहाँ पर हुआ है। क्लियर है। अब सेकेंड रिंग अगर हम बनाएंगे तो हमने कहा, ये आपने नोट कर लिया होगा जो भी मैकेनिज्म हमने यहाँ पे देखी है। चलिए अब हम देखते हैं जो सेकेंड चेन यहाँ पर बनती है वो कैसे बनती है। हमने कहा दूसरी चेन भी अगर हम ऐसे ही बना लें, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अगर हम दूसरी चेन भी ऐसे ही बना लें, ये है नाइट्रोजन और ये है फॉस्फेट, तो ये चेन यहाँ पर अगर हम पूरी चेन ऐसे ही बना दें तो ये चेन बन नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ये इमेज देखी होगी, अब आप जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। थाइमीन भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन भी नाइट्रोजनस बेस है, साइटोसिन भी नाइट्रोजनस बेस है, ग्वानिन भी नाइट्रोजनस बेस है, फिर एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। आपने कहा एडेनिन और ग्वानिन तो आपके क्या आते हैं, प्यूरिन आते हैं, और थाइमिन एंड साइटोसिन आपके पिरिमिडिन आते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, हमने कहा एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से अटैच है। सारे में देखिए आप, पूरी जो चेन आपको दिख रही है उसमें आपने कहा कि एक रिंग का नाइट्रोजनस बेस दूसरी रिंग के नाइट्रोजनस बेस से बॉन्ड बना रहा है, और तब जाके दोनों जो चेन यहाँ पर है वो एक दूसरे से क्या कर रही हैं, जुड़ रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखें तो हमने कहा कैसे यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस आपस में अटैच होंगे, क्योंकि इसका नाइट्रोजनस बेस यहाँ रह गया है और इसका नाइट्रोजनस बेस यहाँ रह गया है। इस केस में क्या होगा, आपने कहा क्या होगा अगर आप इस रिंग को पूरा उल्टा कर दें, अगर आप इस रिंग को जैसे कि आपने कुछ इस प्रकार से पकड़ा है, अब आप उसे उल्टा कर दे रहे हैं ऐसे करके, पहले मेरा थंब नीचे की ओर था, अब मेरा थंब ऊपर की ओर आ गया है, तो अगर हम इसको पूरा रोटेट कर दें तो कैसे आपके पास स्ट्रक्चर आएगा, देखिए। अगर आप पूरा इसे रोटेट करेंगे तो आपने कहा ऑक्सीजन पहले ऊपर थी, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ये है, ये ऑक्सीजन है, पहले ऊपर थी, अब आपने इसे उल्टा कर दिया तो ऑक्सीजन नीचे आ गई है। तो सेम वैसा ही हम करेंगे, हमने कहा हम ऑक्सीजन को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, जो शुगर है हमने उल्टी कर दी है, तो सब में हम ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, सारी जो आपकी शुगर है वो उल्टी बन गई है। तो आपने क्या बोला, जब ये उल्टा हुआ है, जब आपने इसे उल्टा किया, ठीक है, ये है आपने उसे इस प्रकार से मोड़ा है,
जब आपने इसे उल्टा किया तो आप फॉस्फेट ग्रुप आपका यहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ आएगा। यानी कि पहले जो कार्बन नंबर 1 था वो आपका यहाँ आ रहा था, अब कार्बन नंबर 1 आपका इधर आ जाएगा। तो मैंने कहा ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और यहाँ पर कार्बन नंबर 5 है, फॉस्फेट ग्रुप आपका जुड़ा होगा। ठीक है, सेम सब में होगा। 2 3 4 5 पे फॉस्फेट ग्रुप है, आपने कहा 1 2 3 4 और 5 पे फॉस्फेट ग्रुप है, 1 2 3 4 और 5 पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब 5 पे आपका क्या है, 4 पे नहीं जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप, 5 पे जुड़ेगा, ये कार्बन नंबर 5 है। तो आपने कहा नाइट्रोजनस बेस कहाँ है, आपने कहा कार्बन नंबर 1 पे है। ठीक है, अब आप इसे थोड़ा अरेंज कर दीजिए, जैसे कि कार्बन नंबर 1 पे क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस है, ध्यान दीजिए मिस्टेक नहीं करनी है, नाइट्रोजनस बेस है। क्लियर है, आपने कहा यहाँ भी कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस है, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है और ये नाइट्रोजनस बेस है। इससे पहले आपने क्या बनानी है, यहाँ पे आपने कहा रिंग, अभी पूरी ये रिंग नहीं बनी है, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा है, चौथा न्यूक्लियोटाइड है। आपने क्या कहा था, फॉस्फेट ग्रुप दूसरे के क्या जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कहाँ जुड़ेगा, आपने कहा कार्बन नंबर 3 पे जुड़ेगा। ठीक है, जोड़ दीजिए इसे इस प्रकार से। अब आपके पास एक चेन आ गई है। ठीक है, जो चेन आपकी यहाँ पर बनी थी, अब आपके पास वो चेन यहाँ पर आ गई है। क्लियर है इतना? अब जब चेन बन गई है, आपने कहा यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है वो आपस में यहाँ पे क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर देखिए और अब आप बताइए कि आपके पास जो चेन बनी है क्या वो इसी प्रकार की बनी है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है जो सबसे पहले तो हमने बॉन्ड के बारे में बात करनी है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने कहा 3 डैश एंड 5 डैश के बारे में, हमने कहा 3 डैश 5 डैश 5 डैश और 3 डैश एंड क्यों होता है डीएनए में, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।